हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.6 जिसका नाम है ट्रेड, इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया जो कि फ़ाइन कॉटन प्रोड्यूस करने में सबसे आगे थी, सबसे अच्छे वाली कॉटन इंडिया में ही प्रोड्यूस करी जाती थी और इसका एक्सपोर्ट जो था वो यूरोप में होता था। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती गई, मैन्युफैक्चरिंग जो थी कॉटन की वो भी बढ़ना शुरू होगी और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि लोकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए ताकि वो कॉटन का इंपोर्ट ना कर सकें और उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। और उसके बाद जिस कॉटन का इंपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन से, उसके ऊपर टैक्स जो है, उस कपड़े के ऊपर टैक्स जो है वो लगा दिया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा गया डे बाई डे कॉटन जो थी वो डिक्लाइन होना शुरू होगी और 19th सेंचुरी के अर्ली फेज़ में देखा गया ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर जो थे उन्होंने अपने मार्केट्स को लगाने के लिए सी रूट को चूज़ किया ताकि वो भी मार्केट्स लगा सकें और सिर्फ वो उन्होंने ब्रिटिश के साथ मार्केट लगाना बंद कर दिया क्योंकि उनके साथ क्या था, उनके साथ टैक्सेशन जो लगाई हुई थी। अब इंडियन टैक्सेशन जो थी उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था इंटरनेशनल मार्केट में। तो उस टाइम के अगर हम लोग कुछ फिगर्स देखें इंडिया के एक्सपोर्ट के, तो वो डे बाई डे डिक्लाइन हो रहे थे कॉटन टेक्सटाइल के। अराउंड 30% जो थे वो 1800 में देखे गए थे और 1815 में वो कम होकर कितने रह गए थे, 15%। और 1870s में ये प्रपोर्शन कम होकर 3% रह गया था। अब ये सारी चीज़ें तो ड्रामेटिकली डाउन जा ही रही थी और मैन्युफैक्चरिंग जो थी एक्सपोर्ट की वो भी डिक्लाइन हो रही थी। तो एक चीज़ का एक्सपोर्ट जो था वो बढ़ रहा था, दैट मीन्स रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट जो था वो इंक्रीज़ हो रहा था। 1812 से लेकर 1871 के बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें देखा गया रॉ कॉटन का जो शेयर था वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया 5% से 35%। इंडिगो जिससे कपड़े को डाई किया जाता था उसका भी मतलब रॉ मटेरियल की डिमांड जो थी एक्सपोर्ट वो कुछ सालों तक देखने को मिली। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था कि चाइना जो कि अफीम को यहाँ से एक्सपोर्ट करके लेके जाती थी, तो अफीम जो थी वो यहाँ पर उसको मतलब ग्रो किया जाने लगा 1820 में, ठीक है। और इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था जो चाइना को क्या कर रहा था, अफीम जो है वो सेंड करता था। और ब्रिटेन जो कि इंडिया से ही एक मतलब इंस्पिरेशन लेके तो उसने भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया चाइना से ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके और अदर प्लांटेशंस के लिए दूसरे प्लांटेशन ओनर्स को भी मनी जो है वो प्रोवाइड कर सके। 19th सेंचुरी में देखा गया ब्रिटिश इंडियन मार्केट जो थे उनमें बहुत ज़्यादा होड़ लग गई थिंग्स की। अब फूड ग्रेन्स जो थी और रॉ मटेरियल्स जो थे उनका एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया इंडिया से ब्रिटेन में और अदर वर्ल्ड के पार्ट्स में। और लेकिन अब ये जो वैल्यू थी ब्रिटिश एक्सपोर्ट की वो बहुत ज़्यादा थी किसकी वैल्यू से, जो वो ब्रिटिश की चीज़ें इंपोर्ट करके इंडिया में लाते थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, ब्रिटेन जो था वो क्या करता था, ट्रेड में सरप्लस ऐड करता था। सर का मतलब क्या होता है, वैल्यू, प्लस का मतलब होता है ऐड करना। वो ट्रेड में वैल्यू ऐड कर देता था हर एक कमोडिटी के साथ जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। ब्रिटेन जो था उसने सरप्लस को यूज़ करना शुरू कर दिया ताकि वो क्या कर सके, ट्रेड को बैलेंस कर सके। उसके ट्रेड में जो भी कमियां आई थी, जो भी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी थी अदर कंट्रीज़ के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद कुछ कंट्रीज़ जो थी, कुछ मतलब जैसे ब्रिटेन वगैरह हो गया, उसने बहुत मतलब ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद देखा गया यहाँ पर कि ये कि मल्टीलेटरल सेटलमेंट जो थी सिस्टम वो वर्किंग में आ चुका था। अब कंट्रीज़ एक दूसरे पर डिपेंड हो रही थी, क्यों, क्योंकि वो सरप्लस वैल्यू जो ऐड करी जाती वो एक थर्ड कंट्री को सेटल करने के लिए यूज़ करी जाती थी, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए ब्रिटेन जो था वो एक बैलेंस क्रिएट कर रहा था ताकि वो हेल्प कर सके दूसरों के भी। और इंडिया ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था वर्ल्ड इकोनॉमी में लेट 19th सेंचुरी में। ब्रिटेन का जो ट्रेड था उसने सरप्लस तो ऐड किया था इंडिया में, लेकिन एक चीज़ जो थी उसमें उसको हेल्प हो रही थी, होम चार्जेस जो थे वो लोग इजीली दे सकते थे
क्योंकि प्राइवेट रेमिटेंस जो थे उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर और ट्रेडर्स के ऊपर मतलब क्या लगा रखा था, जो कर्जे पे डूब चुके थे ये लोग, अब वो क्या कर सकते थे, पेंशन्स और जो अदर पेमेंट्स उनको मिल रही थी उससे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो बाहर निकल सकते थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।